अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान, एमफिल स्टैटिस्टिक्स। और आपका जो कोर्स है वो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपके कोर्स की आउटलाइन मौजूद होगी और मेरे मुताबिक जो मैंने पहले भी कोर्स पढ़ाया हुआ है ये रिग्रेशन एनालिसिस का, ये जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है सेकंड सेमेस्टर में, इसके में जो आउटलाइन के मुताबिक आप लोगों का कोर्स है, मैं थोड़ा-सा पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले है रिग्रेशन एनालिसिस। हम यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्चुअली ये रिग्रेशन भी 2 तरह का आपने स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले होगा सिंपल रिग्रेशन और फिर मल्टीपल रिग्रेशन होगा। खैर इसको तो हम बाद में डिटेल से देखेंगे कि कैसे हमने इनको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा कोरिलेशन। कोरिलेशन में भी आपने 2 तरह की कोरिलेशन को स्टडी करना है, जिसमें सिंपल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन है। इसके बाद फर्दर आपकी आउटलाइन आगे इसी कंसेप्ट पर आगे चलती है, जिसमें मल्टीपल कोरिलेशन या पार्शियल कोरिलेशन, कर्व फिटिंग जो है वो आगे जाके हमने स्टडी करनी है। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे या जिसका कंसेप्ट आपने लेना है वो है बेसिक रिग्रेशन। जैसा कि आपको मेरी ये स्क्रीन शो हो रही होगी, इसमें मैंने आपको रिग्रेशन एनालिसिस की एक जो है कुछ स्टेटमेंट मैंने शो करवाई है। तो रिग्रेशन एनालिसिस, जैसा कि आप यहाँ पर ये कुछ लाइंस पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा भी और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको भी नहीं है इस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेने का, मुझे भी कम सा ही है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में जो है वो समझा सकूं। रिग्रेशन एनालिसिस सबसे पहले, जहाँ जैसे उन्होंने बताया हुआ है, गैल्टन ने ये रिलेशन जो कंसेप्ट है वो रिग्रेशन का दिया था। आई थिंक ये ईयर्स 18th और 19th सेंचुरी के में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने क्या यहाँ पर हमें कंसेप्ट दिया था, वो ये था कि वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन हमने यहाँ पर मेजर करना है स्टैटिस्टिकली। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी किया था। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पर रिग्रेशन में भी फॉलो करना है, जिसमें हमने ये कहा था कि रिग्रेशन एनालिसिस जो स्टैटिस्टिक्स है वो डाटा कलेक्शन, डाटा की प्रेजेंटेशन, डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स का डाटा लेना है, हमने उनको स्टडी करना है और फिर हमने उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन को मेजर करना है। मेजर करने से मुराद है कि यहाँ पर हमने फर्जी बातें नहीं करनी, हमने न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन देना है डाटे को। डाटा भी चूंकि हमारे पास न्यूमेरिकली ही होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, हमने उस न्यूमेरिकल फॉर्म डाटे को स्टैटिस्टिकल टर्म्स, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज लगा के हमने अपना जो इंटरप्रिटेशन होगी उसको भी न्यूमेरिकली ही करना है। ठीक है जी। यहाँ से हम ये स्टेटमेंट जो है वो शुरू करते हैं। द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने पहले बात की है कि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है वो न्यूमेरिकली स्टडी करना है।
रियल वैल्यूड क्वांटिटेटिव सॉरी। यहाँ पर चूंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो रिलेशनशिप है वो सॉरी जो वेरिएबल्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमने क्वांटिटेटिव जो फॉर्म है डाटा की उसको स्टडी करना है रिग्रेशन एनालिसिस में। जैसा कि उन्होंने आगे एग्जांपल भी दी है, द हाइट्स ऑफ फादर एंड दैट ऑफ देयर सन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स की जो क्वालिटीज होती हैं वो उनके सन्स यानी कि औलाद में भी आती हैं। इस तरह जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी, हाइट ऑफ फादर डिपेंड सॉरी एंड दैट ऑफ देयर सन्स, यानी कि सन्स की हाइट जो है ये फादर की हाइट पर डिपेंड करती है। इसी तरह कलर हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, जो करेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, ख्यालात हो सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन के पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और भी हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने बार बार ये बात कर रहे हैं डिपेंड करना, तो डिपेंड करना एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये है कि एक वेरिएबल जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पर, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं कि डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर। Regression analysis is used to investigate the overall strength of association or relationship between two or more variables in detail. खैर अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भी टर्म उन्होंने वही बताई है जो ऊपर उन्होंने बताई हुई है पॉइंट को, कि हमने वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है जिसको हम एसोसिएट भी कह सकते हैं, एसोसिएट का मतलब ये तल्लक होना है, तो उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि रिग्रेशन की टाइप्स। रिग्रेशन दो तरह का होता है। इसकी एक स्लाइड होगी मेरे पास, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। यहाँ पर आपको दो तरह के रिग्रेशन मॉडल नजर आ रहे होंगे। खैर मॉडल जो हैं या ये जो फार्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि इनकी टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और उसके बाद मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सिंपल किस तरह के मॉडल को या किस तरह के डाटा को हम सिंपल कहेंगे, किस तरह के डाटा को हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। सिंपल में जब आपने स्टडी करना है तो सिर्फ दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्टर। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको उन्होंने यहाँ पर बता भी दिया है कि प्रिडिक्टर भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जो फर्दर हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे। प्रिडिक्टर इन एनालिसिस इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर वेरिएबल होते हैं। इसका मॉडल आपके सामने है। इस मॉडल में ये जो पहला मॉडल आपके सामने नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर ये मोबाइल का पिन निकाल लूं ताकि आपको थोड़ा सा
बताता भी जाऊं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये कर्सर भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, एक y वेरिएबल है और यहाँ पर ये x वेरिएबल है। तो इस मॉडल में आपको दो वेरिएबल नजर आएंगे, दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो y वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर जो x वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको उन्होंने प्रेडिक्टर वेरिएबल का नाम दिया है। इसके अलावा हम फर्दर जब आगे डिटेल में जाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि ये बीटा नॉट, B1 और ये एरर टर्म जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ ये पढ़ना था कि सिंपल और मल्टीपल में क्या फ़र्क है। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएं। जो टेम्परेचर है हमारा वो डिपेंड करता है सनशाइन पर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी जब न्यूमेरिकल फॉर्म आएगी, उस न्यूमेरिकल फॉर्म को हम कहेंगे कि ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करेंगे इस मॉडल के मुताबिक y से डिनोट करेंगे। और इसके बाद जो सनशाइन है उसकी जब न्यूमेरिकल फॉर्म आएगी, जाहिर सी बात है हम टाइम से उस सनशाइन की पोजीशन को नोट करते हैं, तो उस टाइम को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आएंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, जैसा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो किया हुआ है x। इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके स्टडी आवर्स पर। आपके मार्क्स डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आपके जो स्टडी आवर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे यहाँ पर। जो खैर इसको हम न्यूमेरिकली अब मेजर करेंगे बाद में। तो अब हम आगे चलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या कहते हैं, व्हेन देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल बट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या प्रिडिक्टर्स। ये मॉडल में आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि y जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके साथ x1, x2 सो ऑन, इसी तरीके से जितने भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो यहाँ पर आते जाएंगे सो ऑन टू x n। ये इनके फुट में n लिखा हुआ है, n वेरिएबल्स होंगे। 3 है तो n की वैल्यू 3 तक हो जाएगी। अगर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो यहाँ पर आपने 4 लिख देना है, सो ऑन टू आपका ये मॉडल बन जाता है मल्टीपल। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर देखा है सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। सिंपल में मैं दोबारा बता देता हूँ कि सिंपल में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है और जबकि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको अगर दूं तो जैसा कि मैंने पहले एक एग्जांपल दी है, आपकी प्रोडक्शन, यील्ड प्रोडक्शन जो है, वीट प्रोडक्शन कह सकते हैं कि आपकी गंदम की या चावल की या कपास की जो प्रोडक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे आपका वेदर किस तरह का है, एक वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दूसरा, आपकी जो वीट प्रोडक्शन है ये डिपेंड कर रही है आपकी पेस्टिसाइड्स पर, आपकी फर्टिलाइजर्स पर, आपकी सोयल पर, वो जो जिस तरह की जमीन और आप जिस तरह की उसमें स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, आप उसको वाटरिंग किस तरह की करते हैं, कितनी करते हैं, या आपका वेदर किस तरह का है, ये सारे फैक्टर, 3-4 फैक्टर्स मिलके आपकी वीट प्रोडक्शन जो है वो उस पर इफेक्ट करते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम इस तरह की एग्जांपल्स या इस तरह के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का सहारा लिया जाता है। क्लियर है जी? चलिए आगे हम अपने, चूंकि हम बेसिक आज पहले दिन हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को। अब यहाँ पर दो तरह की बात आ रही है
कि सिंपल भी है और लीनियर भी है। अब हमने सिंपल और मल्टीपल को तो अंडरस्टैंड कर लिया है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फ़र्क है। यहाँ पर एक स्लाइड मैंने डाउनलोड की थी, ये देखें, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। रिलेशन किस तरह का होता है? अच्छा, लीनियर की डेफिनेशन खैर क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। लीनियर का मतलब होता है कि जब भी आपका डाटा सेट की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन वन साइडेड होगी तो वो लीनियर कहलाएगी। जैसा कि ये आपको 3 तरह के ग्राफ, लाइन ग्राफ नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो पहले 2 ग्राफ हैं, इस पहले ग्राफ में की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, लेकिन एक जैसी है। जैसे-जैसे आपका ये वेरिएबल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इनकी डायरेक्शन भी ऊपर को बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव लीनियर। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, डायग्राम नज़र आ रही होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी लीनियर है, चूँकि उसकी डायरेक्शन भी वन साइडेड है, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है। इसको हम नेगेटिव लीनियर कह सकते हैं। ये पॉज़िटिव, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ये चूँकि अपवर्ड है, इसको हम पॉज़िटिव लीनियर कह सकते हैं, इसको हम नेगेटिव लीनियर कह सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ग्राफ आपके सामने आ रहा है, जिसमें आपकी डायरेक्शन एक जैसी नज़र नहीं आ रही, इसको हम कर्व लीनियर भी कह सकते हैं और इसको हम नॉन लीनियर भी कह सकते हैं। इस तरह की एग्ज़ाम्पल आप अपवर्ड, डाउनवर्ड या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो एग्ज़ाम्पल्स होंगी वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप की होगी। क्लियर है जी नॉन लीनियर और नॉन लीनियर का डिफरेंस? चलें, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। मैं कुछ चूँकि मैंने डाउनलोड की हुई थी तो इनकी तरतीब अभी नहीं बनी हुई। अब जैसे-जैसे मैं आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ, आपने वही तरतीब रखनी है। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेके ये जो स्लाइड है या स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये आप सेव करना चाहें तो इसके मुताबिक कर सकते हैं कि हमने कौन-कौन सी स्लाइड्स कब पढ़ी थी। ठीक है, चलिए हम बाइवेरिएट या सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, बाइवेरिएट और सिंपल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि बाई का मतलब बाइनरी से होता है। बाइनरी कंप्यूटर में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1 जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं और इसी तरीके से हर जगह पर बाइनरी का मतलब 2 ही समझा जाता है। तो बाइवेरिएट का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स रिग्रेशन एनालिसिस। जैसा कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था कि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी तरीके से उसी को ही उन्होंने बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस कह दिया है। तो हम इसको पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई है, हम इसको भी पढ़ते हैं और आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। बाइवेरिएट इन्वॉल्विंग ओनली 2 वेरिएबल, ये आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि बाइवेरिएट से क्या मुराद है। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्नीक, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्नीक है, तरीका है, प्रोसेस है, मेथड है दैट यूजेस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट और प्रिडिक्टर वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और क्राइटेरियन। आप देखें ये डिपेंडेंट वेरिएबल का भी एक और नाम है क्राइटेरियन वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल भी इसको हम कहते हैं। स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आपको पिछले 3 लेक्चर्स की कितनी समझ आई है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको चौथे, 5वें या छठे या इसके बाद जो लेक्चर्स होने हैं उनकी समझ कितनी का आएगी। इस तरह की जब स्टेटमेंट होती है ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में हम देखते रहते हैं, क्रिकेट्स में ये प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप चूँकि क्रिकेट मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि ये हम सब बहुत फ़ैमिलियर हैं इस गेम से। तो क्योंकि जैसे एक टीम खेल रही होती है, तो वो 15 ओवर या 20 ओवर का अगर मैच खेल लेती है या इनिंग खेल लेती है, तो उसके बाद आपको स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड स्कोर नज़र आना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होता है, वो प्रिडिक्शन ही होती है।
वो किस बेस पर बनाई जाती है, उन्होंने ये स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई होती है कि पिछले 15 या 20 ओवर्स में इस एवरेज से इस टीम ने स्कोर बनाया है, अगर इसी एवरेज से ये चलती जाए तो 40 या 50 ओवर्स तक ये इतना टोटल कर सकती है। तो ये बात हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, हमारा मकसद भी यही है कि हम वेरिएबल्स का रिलेशन उनको स्टडी करके अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इनका आगे रिलेशन किस तरह का होगा, तो हमें क्या इसको मिल सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल्स, a fundamental basis of regression analysis is the assumption of straight line relationship between the independent and dependent variable। ये स्ट्रेट लाइन का ऊपर भी जिक्र किया था, यहाँ पर भी उन्होंने जिक्र किया है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब भी आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। इस वजह से हम इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं। लीनियर का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक है जी, चलें जी हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने इससे पिछली स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि हमने दो वेरिएबल्स यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को के जो रिलेशन होगा उसको हमने कंबाइन करना है, और कंबाइन करके फिर हम उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे। उस मैथमेटिकल फॉर्म में हम फिर अपना जो डाटा होगा उसको पुट करके हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्चुअली डिपेंडेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि डिपेंड करना किसी दूसरे वेरिएबल पर, यानी कि उसमें चेंज आ जाना, उसमें तब्दीली आ जाना किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से, तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो हम पहले इनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। used it is used to predict the value of one variable called as dependent variable। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी की वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसी की वैल्यूज ही हमने फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अदर। किसकी बेस पर? वन आर मोर वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे, फाइंड करेंगे। ये आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। ये अभी आपको इतनी ज़्यादा इसकी समझ नहीं आनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। चलें हम ये आपको एक स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ से मैं कुछ राइट करके लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेशंस होती हैं जिनको स्लाइड्स में शो करवाना मुश्किल होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से समझ आ जाए। जैसा कि हम यहाँ पर जो है वो टीच कर रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। रिग्रेशन एनालिसिस में हमने सबसे पहले स्टडी करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हम यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिखते हैं। क्या होता है जी, हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y is equal to a plus bx प्लस ये टर्म है। इसको हम कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, ये एक ग्रीक लेटर है, और कुछ बुक्स में ऐसे भी कुछ ई टाइप भी एक लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिग्रेशन मॉडल है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को कंबाइन करके एक मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है, यानी कि एक इक्वेशन बनानी है, अलजेब्रिक फॉर्म बनानी है, तो ये आपकी वो फॉर्म जो है वो बन जाती है। इसमें आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे होंगे और एक आपके पास y वेरिएबल है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पर आपको x वेरिएबल नजर आ रहा है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अब इसके बाद जो बाकी चीजें हैं, जैसा कि आपको a नजर आ रहा है, a है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है, या इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं,
कि दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों की वैल्यूज़ का रिलेशन जिस वैल्यू जहाँ से शुरू होता है उसमें क्या वैल्यू है वो आपको एक ही वैल्यू बताएगी। इंटरसेप्ट का मतलब है कट करना। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की लाइंस आपस में जहाँ पर जाके मिलती हैं या कट करती हैं उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और इसके बाद है बी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि। और एक जो है ये एप्सिलॉन को पढ़ते हैं जिसको हम एरर टर्म भी कहते हैं। मैं आपको ये एरर टर्म के बारे में बता दूं कि ये क्या है। देखें हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एग्जांपल दी थी, जैसा कि आपके मार्क्स वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि स्टडी आवर्स, प्लस आपका आईक्यू लेवल, प्लस आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ये 3 फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। लाइक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप का कॉलेज कौन सा है, आपके पास नोट्स किस तरह के हैं, आपके पास बुक्स किस तरह की हैं, आप के ट्यूटर्स जो हैं वो किस तरह के हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आज जिन पर आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कितने लिए हैं? 3। कौन कौन से? स्टडी आवर्स, आईक्यू लेवल, फैमिली बैकग्राउंड। इसके अलावा जो बाकी थे प्लस वो मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर इग्नोर कर दिए। अब यहाँ पर जो मैंने इग्नोर किए हैं वो मैंने ये एरर टर्म में लेके आने होते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो इसका मॉडल होगा वो क्या बनेगा? अगर मैं इसको मार्क्स को y से रिप्रेजेंट कर दूं, a प्लस b1 x1। अब x1 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टडी आवर्स को। प्लस b2 x2, और यहाँ पर x2 आपका आईक्यू लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस b3 x3। अब यहाँ पर x3 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फैमिली बैकग्राउंड को। प्लस सो ऑन। अब ये जो सो ऑन में मैंने चीज़ें शामिल करनी थी जो मैंने इस अपने स्टडी में शामिल नहीं की, इसको मैं अपना एरर टर्म में शामिल कर देता हूँ। क्लियर है जी? अब यहाँ पर ये चूंकि मल्टीपल रिग्रेशन की फॉर्म बन गई है, तो यहाँ पर चूंकि ये देखें 1, 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। खैर ये तो हम बाद में देखेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये कंसेप्ट देना था कि ये एरर टर्म का मतलब क्या है, कि वो फैक्टर्स जिनको हम अपनी रिग्रेशन स्टडी में शामिल नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, उनको हम एरर टर्म में शामिल करते हैं। क्लियर है जी? चलिए हम आगे चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। अब यहाँ पर हमारा जो मॉडल है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ei भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपके पास y और x, y डिपेंडेंट वेरिएबल और x रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ये इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगी।
वैसे तो इनकी वैल्यूज आपने रिकॉर्ड करनी होती हैं। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप खुद वैल्यूज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे जो वैल्यूज मिल रही हैं वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। या आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप एक्स और वाई की वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, यहाँ पर आपने चूंकि एग्जाम्स की तैयारी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी या क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज आपको गिवन होगी। ठीक है। यहाँ पर आपने इन दोनों वेरिएबल्स को, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं इस रिग्रेशन मॉडल के, या इसको हम रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, रिग्रेशन मॉडल भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो हमने इन पैरामीटर्स की वैल्यूज जो हैं इनको फाइंड करना है। हमारा यहाँ पर काम इन्हीं दो वैल्यूज को, दो पैरामीटर्स को फाइंड करना है। ये चूंकि अननोन होते हैं, इनको हमने फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के दो तरह के प्रोसेस हैं, दो तरह के मेथड हैं, जिसमें हम सबसे इजी जो तरीका है हम वो यूज़ करते हैं, जिसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। ये खैर हम इसको आज एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है। तो यहाँ पर हमने ए को कैलकुलेट करना है। ए का जो फार्मूला है, चूंकि ए का फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजर के आना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में कि ये ए की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ए की वैल्यू या ए का फार्मूला जो है वो बता देता हूँ कि वो क्या है। मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y बार से, प्लस b मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। ये फार्मूला हम यूज करेंगे ए के लिए। तो यहाँ से b जो है इसका फार्मूला क्या होगा, n समीशन, अब यहाँ पर आना माइनस ये खत्म करना है, माइनस समीशन एक्स समीशन वाई एक्स होल स्क्वायर। ये एक्स है, ये मैंने लिखा है, कुछ थोड़ा सा हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, ये हमारे पास ए और बी के फार्मूला करना है। ये कैसे आना है, ये चलें, हम एक एग्जांपल लेते हैं।
अब ये मुझे थोड़ा सा मसला बन गया है इसको यूज़ करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास हाइट 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाइट और ये आपकी एज है 5, 10, 15, 20, 30, 35। ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि आपने रिलेशन चेक करना है कि एज के बढ़ने से आपकी हाइट पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपने खुद जज करना है कि इनमें कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है। वेरिएबल की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, वैसे मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल की वैल्यू पढ़ाई जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक ही फैक्टर की वैल्यूज जब वेरी होती हैं तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू कहलाती हैं। वेरिएबल एक्चुअली ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज या डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज हैं, जैसे एज है इसकी वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इसको हम वेरिएबल कहेंगे। हाइट, हाइट में भी आप देखें वैल्यूज क्या हैं, सारी डिफरेंट हैं, तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पर हाइट जो है वो डिपेंड करती है आपकी एज पर। एज चूंकि इंडिपेंडेंटली बढ़ती जा रही है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मौसम अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, आप जहाँ भी हो, एज ने टाइम के साथ साथ बढ़ते जाना है। इसलिए ये एज जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर आएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वेरिएबल के साथ। और आपकी जो हाइट है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रही है आपकी एज पर, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। ठीक है जी। अब चूंकि आपने रिग्रेशन मॉडल जो है वो एस्टिमेट करना है, जिसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये आपका एक्चुअल मॉडल है। ये एरर टर्म आप लिखें चाहे ना लिखें, जब आपने ये कैलकुलेशन करनी है फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम आगे फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ए का बताया था कि आपको एक्स वाई और एक्स दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होंगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपके सामने है। तो आपका मकसद क्या है, ए और बी इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ए का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो y का मतलब, y बार का मतलब है मीन ऑफ y वैल्यूज। आपको y बार आपने कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब है मीन। मीन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आउटलाइन थी उसमें अरिथमेटिक मीन जो था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे मीन के साथ। मीन ऑफ y, x बार मीन ऑफ x। ये देखिए आपके पास y की वैल्यूज भी हैं, x की वैल्यूज भी हैं, आप इनकी एवरेज फाइंड कर लें, जिसको हम एवरेज कह लें, मीन कह लें, अरिथमेटिक मीन कह लें, ये एक ही बात है। मैं आपको इनके फार्मूलाज भी बता देता हूँ कि y बार को फाइंड करने का क्या फार्मूला है। y बार इज इक्वल टू समीशन y। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ y वैल्यूज। यहाँ पर आप y की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम यहाँ पर लिखेंगे, पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे n पर। n कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज को।
जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं, ये y की वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, सबको जमा करें तो आपको ये जो भी आंसर मिलेगा वो सम ऑफ y होगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और कितनी वैल्यूज हैं, यानी कि n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 6, 6। तो वैल्यूज को सम करके जो आंसर आएगा उसको आप 6 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा y बार का। फिर आपने फाइंड करना है x बार। x बार की भी वही डेफिनेशन है, सम ऑफ यानी कि समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ऊपर आप देखें आपके पास x की वैल्यूज भी मौजूद हैं, इनको आप सम करेंगे तो ये सम ऑफ x आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा, क्योंकि जो जितनी वैल्यूज y की होंगी उतनी आपको x की लेनी पड़ती हैं, या जितनी x की होंगी उतनी ही आपको y की वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, इसलिए n की वैल्यू जो है वो दोनों वेरिएबल्स की जो है वो सेम होती है। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पे पुट करके आप x बार और y बार दोनों की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और b की वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है। अब आपने b का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, ये देखें b का फार्मूला क्लियर है जी। तो यहाँ पर आपने मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर b इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। ये ऊपर भी मेरा ख्याल यहाँ पर माइनस आनी है, यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। तो अब देखें कि ये इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। n की वैल्यू चाहिए, ये आपको पहले ही पता है कि n की वैल्यू क्या है, 6 है। और समेशन एक्स वाई यानी कि x और y की वैल्यूज को आप सम करके फिर आप उनका सम लेंगे। ये देखिए आपके पास x की वैल्यूज भी हैं, y की वैल्यूज भी हैं, आप क्या करेंगे x y यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके पास y की वैल्यू है पहली और x की वैल्यू है पहली, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहेंगे 10। इसी तरीके से y की जो सेकंड वैल्यू है उसको और x की सेकंड वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 30। इसी तरीके से आप जब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप इसको सम करेंगे, सम के लिए हम ये रोटेशन यूज करते हैं, सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। यानी कि इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आप n और समेशन एक्स वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अब आपको चाहिए समेशन x, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखें जो भी यहाँ पर सम आएगा या समेशन y चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वो दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास समेशन x और समेशन y की वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। ऊपर वाले दोनों को आप माइनस करेंगे, आपके पास ऊपर वाला जो नोमिनेटर का पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अब आप आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप n की वैल्यू जो है वो आपको पता है क्या है और आपने अब यहाँ पर पुट करनी है समेशन x का स्क्वायर। तो ऊपर जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उसमें आप x आपके पास मौजूद है, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनका आप स्क्वायर लेते जाएं। ये देखिए जैसे 5 है x की वैल्यूज हैं तो आपने x का स्क्वायर लेना है, तो x की पहली वैल्यू 5, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25। दूसरी वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100। तो इसी तरीके से बाकी वैल्यूज का स्क्वायर लेके आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आप जब यहाँ पर सम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। n ये इस n और इस समेशन x की जो भी वैल्यूज आएंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपने माइनस समेशन x का स्क्वायर, समेशन x की वैल्यू आपको मिल जानी है। ये देखिए यहाँ पर भी आपने पुट की है, यहाँ पर भी आपने पुट किया, वही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। पुट करके आपने पहले लेना है उसका स्क्वायर, वैल्यूज का स्क्वायर लेके
फिर ये पोर्शन और ये पोर्शन को माइनस कर देंगे, आपके पास ऊपर वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया था, नीचे वाले हिस्से में भी माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ वाले हिस्से को और यहाँ वाले हिस्से को, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको दो वैल्यूज चाहिए थी, एक a की वैल्यू और एक b की वैल्यू, तो इस प्रोसेस से आप a और b दोनों की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो मेरा ख्याल है कि अभी आपको रिग्रेशन एनालिसिस में कुछ यही बेसिक्स थोड़ा सा मैंने समझाना था, क्योंकि आज पहला लेक्चर है और कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी इतनी नहीं है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें प्रॉपर मैं भी फैमिलियर हो जाऊंगा, आप भी हो जाएंगे, तो हम मज़ीद इसका आगे से आगे कुछ पोर्शन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। आपका ये जो सिलेबस है, ये जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ज़्यादा नहीं था, इसी तरीके से जो सेकंड सेमेस्टर में भी जो सिलेबस है वो इतना डिफ़िकल्ट या इतना लेंथी नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा भी करते रहें तो आप ईज़िली जो है वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आगे कुछ स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, रिग्रेशन एनालिसिस भी पढ़ लिया, रिग्रेशन बाइवेरिएट ये भी पढ़ लिया था। नोटेशन जैसे ये मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। नोटेशन जो हमने की थी, डिपेंडेंट आर टारगेट आर क्राइटेरियन वेरिएबल इज डिनोटेड बाय वाई। पहले मैंने भी बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से डिनोट करेंगे। इंडिपेंडेंट आर प्रेडिक्टर वेरिएबल आर डिनोटेड बाय x1 x2 x3 सो ऑन टू। अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो x1 रह जाएगा, अगर दो वेरिएबल है x1 x2 आ जाएगा, अगर तीन वेरिएबल है x3 आ जाएगा, सो ऑन टू जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आप इसको सॉल्व करें। In case of single independent variable, the regression model takes the shape of a straight line with equation of the form y is equal to b naught plus b1 x plus epsilon। अब यहाँ पर देखें इस मॉडल में b naught plus b1, हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, b naught की जगह पर a यूज किया है और b1 की जगह पर हमने स्मॉल b यूज किया हुआ है। ये क्यों? हमने जो मॉडल पहले मैंने लिखा था उस मॉडल में और इस मॉडल में फ़र्क क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये एक मैंने स्लाइड जो है ये डाउनलोड की थी, तो मैं उसके ज़रिए आपको यहाँ पर बता दूंगा। ये सामने स्क्रीन में आपको ये शो हो रही है, नोटेशंस, पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक। देखें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पॉपुलेशन और सैंपल का जिक्र किया था। पॉपुलेशन होल ग्रुप ऑफ स्टडी को हम पॉपुलेशन कहते हैं, और चूंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है, बाज़ अनडिफाइन होती है पॉपुलेशन या अनलिमिटेड पॉपुलेशन होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, फिर हमें सैंपल का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपके पास पॉपुलेशन नोन है, सारे एलिमेंट नोन है, फिर तो आप पॉपुलेशन को ही स्टडी करें। जब आप पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो आपके सामने ये जो बी नॉट बी वन या ये मॉडल जो है आप यूज करेंगे, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, यही यूज कर लेंगे। और अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है ये काफ़ी लार्ज है, या आपके पास डिफ़िकल्ट है पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना, या आपके पास पॉपुलेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, सैंपल का सहारा लेंगे। तो सैंपल के लिए जो मॉडल बनता है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, इसके लिए हम इंटरसेप्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं बी नॉट, मैंने a यूज़ किया है, स्लोप के लिए b1 उन्होंने यूज़ किया, मैंने b यूज़ किया है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स है। तो देखिए ये इन्होंने जिस तरीके से लिखा है और जिस तरीके से मैंने लिखा है, इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इन्होंने कुछ लिखा है, सर ने हमें कुछ बताया है। तो बात ये है कि आपको मैंने मॉडल की डिस्क्रिप्शन दे दी है कि मॉडल में क्या चीज़ें होनी हैं। यहाँ पर बी नॉट है, यहाँ पर बीटा नॉट है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरसेप्ट है, यहाँ पर सैंपल इंटरसेप्ट है। मैंने अपने मॉडल में ए से डिनोट किया है, तो वो भी इंटरसेप्ट को ही डिनोट कर रहा है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ए या बीटा नॉट बी नॉट यही यूज किए जाते हैं, तो इसलिए आपको हर बुक में इसी तरह की नोटेशन नजर आएगी। लेकिन आप अपने तौर पर भी कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन उसको जो आप मेंशन करेंगे वो इंटरसेप्ट ही मेंशन करेंगे।
क्लियर हो गया जी। इसी तरीके से ये स्लोप है बीटा 1 यहाँ पर लिखा हुआ, ये पॉपुलेशन में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्लोप है, यहाँ पर B1 है, मैंने B लिखा था। तो आप अब कुछ और भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सर ने कुछ लिखवाया है और यहाँ पर कुछ है। नोटिस दैट y कैप इज द सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये सैंपल की है, इसमें स्मॉल बी नॉट और स्मॉल बी वन जो है वो एज ए इंटरसेप्ट और स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है वो यूज हो रही है। दिस implies that we are predicting something. We are predicting values for y based upon true and observed value of x. तो ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि y की वैल्यूज हमने प्रिडिक्ट करनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ x की वैल्यूज, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पर। अच्छा जी, ये भी आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन थी ये मेरा ख्याल है कि आपको अब नहीं होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। चलें, ये हमारी तकरीबन मैंने जो आज का एस्टिमेट लगाया था कि जितनी के स्लाइड्स या जितना आपको करवाना था मैंने वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब भी लेक्चर होगा। तो आप ये जितना भी मैंने बताया है इसको आप किसी बुक से प्रिपेयर करें, कोई नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उनसे करें। ये जो मैंने स्लाइड्स दी हैं इनको आप सेव करके इनको आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन को गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स या बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जिन्होंने इसी तरह की बातें की होंगी। तो आप कोशिश करें घर बैठकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लें ताकि मज़ीद आगे जो हमने काम करने हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाए। ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस का, ये हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप जिस भी फील्ड में जाएँगे वहाँ पर वेरिएबल्स का रिलेशन जो है वो स्टडी करना ही पड़ता है। तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। इससे इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसमें जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से आप हासिल कर सकें। चलें जी, ठीक है जी।